कहानी की शुरुआत होती है नेवी से, जो एक टापू पे मॉन्स्टर्स को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। उनके बीच बहस होती है कि हमें भी टापू पे जाके मॉन्स्टर्स को मारने में हंटर्स की मदद करनी चाहिए, पर उनका कैप्टन साफ मना कर देता है क्योंकि उन मॉन्स्टर्स पे ना ही बंदूक का असर होता है और ना ही मिसाइल्स का। टापू पे मॉन्स्टर्स एक एक करके हंटर्स को मार रहे होते हैं। ये देख के तो कुछ हंटर्स की फट जाती है और वो वहां से भागने वाले होते हैं, पर उतने में ही वहां पे एस रैंक हंटर्स आके उनकी जान बचा लेते हैं और सब मॉन्स्टर्स को मार गिराते हैं। पर यहाँ पे कहानी खत्म होने की जगह ट्विस्ट लेती है और एस रैंक हंटर्स को मारने के लिए एक बड़ी मकड़ी आ जाती है। पर अपने एस रैंक हंटर्स भी सिर्फ नाम के एस रैंक हंटर नहीं है, वो उस बड़ी मकड़ी को भी आराम से मार गिराते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे पर ये मॉन्स्टर्स आए तो आए कहां से? तो मैं आप लोगों को बता दूं, आज से 10 साल पहले अलग अलग जगह पे अनजान पोर्टल दिखना चालू हुए जो अपनी वर्ल्ड को किसी दूसरी अनजान वर्ल्ड के साथ जोड़ देते हैं, जहाँ पे अलग अलग प्रकार के मॉन्स्टर्स रहते हैं और इनको मैजिकल बीस्ट भी कहा जाता है क्योंकि इन पे ना ही बंदूक का असर होता है और ना ही मिसाइल्स का। इन्हें मारने के लिए हंटर्स का जन्म हुआ जिनके पास सुपर पावर्स होती हैं और उनकी पावर के बेसिस पे उनको अलग अलग रैंक दी जाती है। एस रैंक, ए रैंक, बी रैंक, सी रैंक, डी रैंक एंड ई रैंक। ई रैंक के हंटर्स सबसे कमजोर होते हैं, पर दुख की बात तो ये है हंटर्स कितनी भी ट्रेनिंग कर लें या बैटल एक्सपीरियंस ले लें, वो अपनी पावर्स और रैंक को अपग्रेड नहीं कर सकते। उनकी पावर और रैंक उनके पैदा होते ही डिसाइड हो जाती है। 3 साल बाद कुछ हंटर्स इकट्ठा होते हैं एक पोर्टल में जाने के लिए। हंटर्स का काम है पोर्टल में जाके मॉन्स्टर्स को मार गिराना और मैजिकल क्रिस्टल्स कलेक्ट करना। हर मॉन्स्टर को मार गिराने पे एक मैजिकल क्रिस्टल मिलता है, जितना बड़ा मॉन्स्टर उतना ही बड़ा मैजिक क्रिस्टल। ऐसा नहीं है कि हंटर्स को अपनी जान की परवाह नहीं होती और वो सिर्फ पैसे के लिए मॉन्स्टर्स को हंट करते हैं। सब हंटर्स की कोई ना कोई मजबूरी होती है और ये है एक ई रैंक हंटर और अपनी इस कहानी का हीरो। ये इतना वीक है कि इसे कमजोर से कमजोर मॉन्स्टर को मारने के लिए भी किसी दूसरे की मदद चाहिए होती है और इसी वजह से सब हंटर्स इसके पीठ पीछे इस पे हंसते हैं और इसका मजाक उड़ाते हैं कि इसे मॉन्स्टर हंटिंग छोड़ देनी चाहिए। पर ये भी अपनी मजबूरियों की वजह से ऐसा नहीं कर सकता और इसे बार बार अपनी लाइफ जोखिम में डालनी पड़ती है। हंटिंग के लिए हंटर्स सोंग च्यूल को अपना लीडर चुनते हैं क्योंकि उसकी रैंक यहाँ पे बाकी सब हंटर से ज्यादा है और उसको सबसे ज्यादा बैटल एक्सपीरियंस भी है। इसी बीच हंटिंग एसोसिएशन डिस्कस कर रहे होते हैं कि अब हंटर्स की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है क्योंकि अब मैजिकल क्रिस्टल से मैजिकल वेपन्स बनाने के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी भी बनाई जा सकती है और इससे इलेक्ट्रिसिटी बनाना सोलर और विंड से आसान है और ये न्यूक्लियर और ऑयल की तरह एनवायरनमेंट को गंदा भी नहीं करती। इसी बीच हंटिंग ग्राउंड में अपना हीरो एक गॉब्लिन को मार गिराता है और इसी खुशी में वो भूल जाता है कि अभी फाइटिंग खत्म नहीं हुई है। इसी बात का फायदा उठाते हुए उस पे एक गॉब्लिन हमला कर देता है। वो बचता बचाता गॉब्लिन पे पलटवार करता है पर उसका चाकू उसका साथ बीच लड़ाई में ही छोड़ देता है और गॉब्लिन उसको मार देता है। पर खुशी की बात यह है कि उसके साथी हंटर्स उसकी जान बचा लेते हैं और बाकी मॉन्स्टर्स को मार गिराते हैं। पर बहुत सारे हंटर्स निराश होते हैं क्योंकि जितने मैजिकल क्रिस्टल्स की उन्हें उम्मीद थी उसके आधे भी उनको नहीं मिले। वो निराशा के साथ वापस जाने ही वाले होते हैं। उतने में एक हंटर एक सीक्रेट गुफा खोज निकालता है जिसे देख के कुछ हंटर्स खुश होते हैं कि अब हमें और मैजिकल क्रिस्टल्स कलेक्ट करने का मौका मिलेगा और कुछ हंटर्स डर जाते हैं कि कहीं इस गुफा में और ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर्स तो नहीं। तो अब डिसीजन लेने की बारी उनके कैप्टन पे आती है। कैप्टन न्यूट्रल रह के इस डिसीजन पे वोटिंग करवाता है। आधे लोग अंदर जाने के पक्ष में होते हैं और आधे नहीं, सिर्फ एक बंदे को छोड़ के जिसने अब तक वोट नहीं किया। और आपने सही गेस किया, वो है अपना हीरो। अपने हीरो को पता है अंदर और ज्यादा खतरा है पर उसकी मम्मी हॉस्पिटल में भर्ती है और उसकी बहन की कॉलेज फीस बकाया है। वो इकलौता घर का मेंबर है जो कमाता है तो उसके लिए चॉइस नहीं मजबूरी है। इन शॉर्ट वो हाँ बोल देता है। गुफा बहुत गहरी पर शांत होती है, कम से कम तब तक जब तक वो इस बड़े गेट तक नहीं पहुंच जाते। गेट के अंदर बहुत सारी बड़ी बड़ी मूर्तियां होती हैं। किसी मूर्ति ने कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पकड़ा होता है तो किसी ने भाला या तलवार। पर एक मूर्ति उनमें से सबसे अलग होती है जो लंबाई में सबसे बड़ी और विशाल होती है और उसने राजा की तरह ताज पहना होता है। हंटर्स गुफा को छानते हुए एक मूर्ति की तरफ आते हैं जिसपे कुछ रूल्स लिखे होते हैं। पहला, भगवान की पूजा करो। दूसरा, भगवान की प्रशंसा करो। उतने में ही अपने हीरो की बंदी उससे घबराहट में बोलती है, ये राजा वाली मूर्ति की आंखें अभी अभी हिली और लगता है ये अपने को ही देख रही हैं। हीरो उसकी बात को टालता हुआ उससे बोलता है, तू डरी हुई है इस वजह से तेरे को भ्रम हो रहा है। मगर उसी पल गुफा के बाहर जाने वाला दरवाजा बंद हो जाता है। एक हंटर देखने जाता है आखिर हुआ क्या, पर एक मूर्ति उसे आधा चीर के मार देती है और अपने सारे हंटर्स डर जाते हैं, खासकर अपना हीरो। फिर एकदम से अपने हीरो को अपनी बंदी की बात याद आती है और उसका पूरा ध्यान राजा वाली मूर्ति की तरफ चल जाता है। अपना हीरो सबको नीचे झुकने के लिए बोलता है पर कुछ हंटर्स समय पे नहीं झुक पाते हैं और वो राजा वाली मूर्ति का शिकार बन जाते हैं। तब जाके सबको समझ आता है हम यहाँ पे फंस चुके हैं और एक एक करके मरने वाले हैं।
पिछले एपिसोड में आपने देखा हंटर्स एक गुफा में फंस जाते हैं और बहुत सारे हंटर एक एक करके मर जाते हैं। ये देख के बाकी के हंटर्स घबरा जाते हैं। हीरो अपनी बंदी को संभालने की कोशिश करता है पर वो डर के मारे अपनी जगह से हिल भी नहीं पाती। अब आगे कैप्टन अपने हीरो की तारीफ करते हुए बोलता है, अपन सब सिर्फ तेरी वजह से जिंदा हैं। अब आगे का क्या प्लान है? तब अपना हीरो कैप्टन को बताता है, मैंने खतरा महसूस किया तो सबको आगाह कर दिया, पर इस गुफा का रास्ता अभी मेरे लिए भी एक पहेली है। ये सुन के कैप्टन थोड़ा निराश तो होता है पर अपने हीरो की मदद मांगता है ब्लीडिंग रोकने के लिए और उसको बताता है, मैंने आज से पहले काफी मिशन में पार्ट लिया है जिसमें कुछ तो बी रैंक के मिशन भी थे पर वो इस गुफा के सामने कुछ भी नहीं थे। ये गुफा कम से कम ए रैंक मिशन है और जो रूल्स अपन ने पढ़े थे वो यूं ही नहीं लिखे गए। पहला, भगवान की पूजा करो। दूसरा, भगवान की प्रशंसा करो। तीसरा, भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा साबित करो। जो इन रूल्स को नहीं मानेगा वो इस गुफा से जिंदा वापस नहीं जाएगा। अपना हीरो कैप्टन से कंफर्म करता हुआ, मतलब वो राजा वाली मूर्ति भगवान है? कैप्टन, हो सकता है पर अपने को यहाँ से वापस जिंदा जाना है तो अपने को सारे नियमों का पालन करना पड़ेगा क्योंकि हम में से कोई भी इतना ताकतवर नहीं है जो इन मूर्तियों से लड़ सके। इतनी ही देर में एक हंटर का दिमाग हिल जाता है और वो सोचने लगता है कि वो इन मूर्तियों को चकमा देके यहाँ से भाग सकता है। बाकी के हंटर्स उसे आगाह करते हैं कि बेवकूफी मत कर, ये मूर्तियां काफी ताकतवर हैं, पर उसे खुद की स्पीड पे यकीन होता है और वो वहां से 300 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से भागता है। पर राजा वाली मूर्ति उसको एक मच्छर की तरह नष्ट कर देती है। इसे देख के बाकी के हंटर्स और ज्यादा घबरा जाते हैं पर अपना हीरो सोचने लगता है, अगर ये मूर्तियां हम सबको इतनी आसानी से मार सकती हैं तो मार क्यों नहीं रही? बाकी के मॉन्स्टर्स तो इंसानों को देख के उन पे हमला करने लगते हैं। फिर उसको इस गुफा का पहला रूल याद आता है, भगवान की पूजा करो, और वो अपनी थ्योरी टेस्ट करने के लिए खड़ा होने लगता है। कैप्टन उसको रोकता है, क्या कर रहा है, नीचे बैठ जा, मरना है क्या? पर अपना हीरो टस से मस नहीं होता और पूरा खड़ा हो जाता है। ये देख के राजा वाली मूर्ति उसको नष्ट करने ही वाली होती है कि वो अपना सर राजा वाली मूर्ति के सामने झुका लेता है और आश्चर्यजनक बात तो ये है कि मूर्ति उसको बख्श देती है। फिर वो बाकी सब हंटर्स को बताता है, राजा वाली मूर्ति हमको तब तक नहीं मारेगी जब तक हम उसकी पूजा यानी उसके सामने अपना सर झुका के रखेंगे। बाकी हंटर्स को उसकी बात पे यकीन तो नहीं होता पर कैप्टन के बोलने पे सब अपना सर राजा वाली मूर्ति के सामने झुका लेते हैं। ये देख के राजा वाली मूर्ति खुश हो जाती है। उस मूर्ति की स्माइल भी हंटर्स में भय पैदा कर देती है। बहुत देर तक राजा वाली मूर्ति के कुछ ना करने पे एक हंटर खड़ा होकर देखता है पर इस बार राजा वाली मूर्ति कुछ नहीं करती। ये देख के सब हंटर्स चैन की सांस लेते हैं और खड़े हो जाते हैं। पर अपने हीरो का डर अब तक खत्म नहीं हुआ क्योंकि गुफा के बाहर जाने का दरवाजा अभी तक बंद है। तभी राजा वाली मूर्ति खड़ी हो जाती है और कैप्टन अपने हीरो से पूछता है कि अब क्या करें? पर इस बार अपने हीरो के पास इस सवाल का जवाब होता है। वो सबको दूसरा रूल फॉलो करने के लिए बोलता है, भगवान की प्रशंसा करें। ये सुन के एक हंटर आगे आता है और राजा वाली मूर्ति की प्रशंसा करने लगता है, भगवान आप हम बच्चों पे दया दिखाएं। हम आज से नहीं बल्कि इसी पल से आपके दिखाए हुए रास्ते पे चलना चाहते हैं। आप हमको रास्ता दिखाएं। ये देख के बाकी हंटर सोचने लगते हैं कि अब होगा क्या? पर आखिर होना क्या था? राजा वाली मूर्ति प्रशंसा करने वाले हंटर को चींटी की तरह कुचल देती है। ये देख के कुछ हंटर्स घबराहट में यहाँ वहाँ भागने लगते हैं तो कुछ डर के मारे एक जगह से हिल भी नहीं पाते। पर राजा वाली मूर्ति को इस बात से घंटा फर्क पड़ना था। उसके तो सामने जो भी हंटर आता वो उसको चींटी की तरह कुचल देती। कुछ हंटर्स भागते भागते गुफा के कॉर्नर तक पहुंच जाते हैं जहाँ पे राजा वाली मूर्ति नहीं जा रही होती और खुद को सेफ महसूस करने लगते हैं। पर कॉर्नर पे खड़ी हुई मूर्तियां उनको अपने हथियारों से कुचल देती हैं। ये देख के अपना हीरो अपना दिमाग दौड़ाने लगता है और एक एक मूर्ति को ध्यान से देखता है। किसी मूर्ति ने भाला पकड़ा होता है तो किसी ने तलवार, किसी ने हथौड़ा तो किसी ने कुल्हाड़ी। पर फिर उसका ध्यान म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाली मूर्तियों पे जाता है और उसके दिमाग की बत्ती जलती है और वो सब हंटर्स को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाली मूर्तियों की तरफ जाने को बोलता है। हंटर्स की मूर्तियों पे पहुंचने पे मूर्तियां अपना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने लगती हैं। पर जब अपना हीरो अपनी बंदी के साथ एक मूर्ति पे पहुंचता है तो वो मूर्ति कुछ नहीं करती। ये देख के अपने हीरो को समझ आता है एक मूर्ति के वहां सिर्फ एक ही बंदा खड़ा हो सकता है। तो वो अपनी बंदी को वहां पे छोड़ के दूसरी मूर्ति के पास भागता है। पर रास्ते में राजा वाली मूर्ति उस तक पहुंच जाती है और उसको कुचलने ही वाली होती है। उसके वार से बचने के लिए अपना हीरो छलांग मारता है पर वो शील्ड वाली मूर्ति के नीचे आ जाता है जो उसको मारने के लिए अपनी शील्ड घुमाती है। अपना हीरो जैसे तैसे करके शील्ड वाली मूर्ति से दूर जाता है पर उसका पीछा अभी भी राजा वाली मूर्ति कर रही होती है। वो अपनी पूरी जान लगा के रेंगता हुआ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाली मूर्ति तक पहुंचता है। तब जाके राजा वाली मूर्ति उन सबका पीछा छोड़ती है। दूसरा रूल भी अपने सभी हंटर्स ने पूरा कर लिया होता है पर इसे पार करने की कीमत उनके कुछ साथी हंटर्स और अपने हीरो का पांव होता है। ये सब देख के सब हंटर्स परेशान होते हैं पर अपने हीरो को अगर किसी चीज की चिंता सता रही होती है तो वो है अगले रूल को पूरा करने की। इतने में गुफा के बीचों बीच एक ऑल्टर खुल जाता है। ऑल्टर वो जगह है जहाँ पे भगवान को बलि दी जाती है अपनी श्रद्धा साबित करने के लिए उनके प्रति। ये सुन के एक हंटर अपनी तलवार कैप्टन की गर्दन पे रख देता है, हम यहाँ पे सिर्फ तेरी वजह से फंसे हुए हैं। अगर तू हमको गुफा के अंदर लेकर नहीं आता तो अभी सब हंटर्स जिंदा होते। यही वक्त है अपनी गलतियों को प्रायश्चित करने का। जा ऑल्टर में जाके खड़ा हो जा। कैप्टन बाकी हंटर्स की जान बचाने के लिए ऑल्टर में जाके खड़ा हो जाता है पर उसके इकलौते के वहां खड़े होने से कुछ नहीं होता क्योंकि भगवान की पूजा एक को नहीं सबको करनी पड़ी थी। भगवान की प्रशंसा सिर्फ एक को नहीं सबको करनी पड़ी थी। तो भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा भी सिर्फ एक को नहीं सबको साबित करनी पड़ेगी। इसलिए ऑल्टर के अंदर एक एक करके
सब हंटर्स को आना पड़ता है। उन सबके अंदर आते ही चारों ओर फ्लेम्स जल जाती हैं और गुफा का दरवाजा खुल जाता है। चारों ओर दो तरह की फ्लेम्स होती हैं, ब्लू एंड रेड। ब्लू फ्लेम एक एक करके बुझने लगती है और उनके बुझते ही चारों ओर से मूर्तियां हंटर्स की तरफ आगे आने लगती हैं। ये देख के एक एक करके हंटर्स वहां से भागने लगते हैं। हर हंटर के जाने के बाद एक रेड फ्लेम कम हो जाती है। बचे हुए हंटर्स में से कोई अब बाहर ना जाए, इसलिए अपना हीरो उनको समझाता है। ब्लू फ्लेम से एक टाइमर है, उनके खत्म होते ही अपन सब यहाँ से सुरक्षित बाहर जा सकते हैं, पर अपन में से अब कोई भी बाहर गया तो एक और रेड फ्लेम बुझ जाएगी और जहाँ पे रेड फ्लेम नहीं होगी वहां से मूर्तियां ऑल्टर के अंदर आ सकती हैं। एक हंटर अपने हीरो की तारीफ करते हुए बोलता है, तू भले ही एक ई रैंक हंटर हो, पर हम सब यहाँ पे अब तक जिंदा हैं तो सिर्फ तेरी वजह से, इसलिए मैं तेरे एहसान के नीचे दबा हुआ हूँ। पर घर पे मेरी फैमिली मेरा इंतजार कर रही है और ब्लू फ्लेम के खत्म होने के बाद कोई गारंटी नहीं है कि ये मूर्तियां रुक जाएंगी और दरवाजा तब तक खुला रहेगा। शायद यही हमारा आखिरी मौका है यहाँ से बच निकलने का, इसलिए हो सके तो मेरे को माफ कर देना। ये कह के वो हंटर भी गुफा से भाग जाता है और एक और रेड फ्लेम बुझ जाती है। अब मात्र 3 रेड फ्लेम जल रही हैं और मूर्तियां भी पास आती जा रही हैं। ये देख के अपने हंटर्स की धड़कन भी तेज हो जाती है। कैप्टन अपने ऊपर सारी जिम्मेदारी उठा के अपनी हीरोइन से हीरो को लेकर यहाँ से भागने की बोलता है, पर पहला काम आते ही अपनी हीरोइन की टांगे जवाब दे जाती है और वो वहीं पे ही गिर जाती है। फिर अपना हीरो कैप्टन से बोलता है हीरोइन को लेके बाहर भागने के लिए, पर कैप्टन अपने जूनियर को मरने के लिए कैसे छोड़ सकता है, इसलिए वो वापस हीरो को फोर्स करता है भागने के लिए। मैं एक पांव पे अपनी हीरोइन को लेके यहाँ से भाग नहीं सकता, पर तुम भाग सकते हो, तो प्लीज यहाँ से इसको ले जाओ। कैप्टन उसकी मजबूरी समझ के तैयार हो जाता है, पर अपनी किसी ना काम की हीरोइन बिना हीरो के जाने के सख्त खिलाफ होती है, इसलिए कैप्टन उसको बेहोश करके बाहर ले जाता है। अब गुफा में सिर्फ अपना हीरो बचा है और इतनी रेड फ्लेम्स नहीं जो उसको प्रोटेक्ट कर सके, इसलिए एक एक करके मूर्तियां उस पर हमला करने लगती हैं। वो खुद को डिफेंड करने की कोशिश करता है, पर वो उन मूर्तियों के आगे कर ही क्या सकता है। जैसे जैसे फाइट आगे बढ़ती है अपने हीरो का हाथ कट जाता है, फिर वो चारों ओर से ब्लीड करने लगता है, उसकी चेस्ट में तलवार घुसाड़ दी जाती है और अब मूर्तियां उसके ऊपर आखिरी बार करने ही वाली होती हैं, जिसके बाद अपना हीरो ये दुनिया छोड़ देगा। उसी समय आखिरी ब्लू फ्लेम भी बुझ जाती है। पिछले एपिसोड में आपने देखा सभी हंटर्स अपने हीरो को गुफा में अकेला छोड़ के भाग जाते हैं। अपने हीरो और मूर्तियों के बीच घमासान लड़ाई होती है, जिसमें अपना हीरो उसका हाथ और थोड़ा खून खो देता है और जिंदगी खोने ही वाला होता है कि उतने में आखिरी ब्लू फ्लेम भी बुझ जाती है। अब आगे हीरो के सामने एक नोटिफिकेशन आती है, जैसे वो किसी गेम में हो। उसमें लिखा होता है, मुबारक हो, आपने बहादुरी दिखा के सीक्रेट क्वेस्ट पार कर ली है, इसलिए आपको प्लेयर चुना जाता है। अगर आप हाँ बोलते हैं तो आप एक प्लेयर बन जाएंगे और ना बोलते हैं तो आप एक ही पल में ऊपर वाले के पास पहुंच जाएंगे। अपना हीरो इस मुश्किल भरी चॉइस जिंदा रहना या मर जाना में से जिंदा रहने को चुनता है और कुछ ही देर बाद अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है। उसको अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता, क्योंकि वो सिर्फ जिंदा नहीं होता बल्कि उसका हाथ जो कट गया था और उसका पांव जो कुचल दिया गया था वो दोनों टिप टॉप कंडीशन में होते हैं। ये देख के उसे लगता है कि वो कोई बुरा सपना तो नहीं देख रहा था, पर उसकी गलत फहमी दूर करने हंटर एसोसिएशन के बंदे आ जाते हैं और वो उसको बताते हैं कि वो 3 दिन से अस्पताल में बेहोश पड़ा था। उसके टीम कैप्टन ने हाथ खो जाने की वजह से हंटिंग से रिटायरमेंट ले ली है और उसकी हीरोइन अभी भी सदमे से बाहर नहीं आई है और मेंटल थेरेपी ले रही है। और तो और हो सकता है कि वो इस इंसिडेंट के बाद अब से हंटिंग भी छोड़ दे। ये सुन के हीरो शॉक नहीं होता, क्योंकि उसे अंदर ही अंदर पता होता है कि उसकी हीरोइन किसी ना काम की फर्स्ट एड किट है जो वक्त आने पे ढंग से काम भी नहीं करती और लड़कियों का काम किचन में रोटी बनाना होता है, बैटल फील्ड में लड़ाई लड़ना नहीं। पर इसके बाद हंटिंग एसोसिएशन सर्वेलेंस टीम का मैनेजर ऐसी बात बोलता है जिसे सुन के अपना हीरो शॉक हो जाता है। वो बताता है, हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से इस मिशन से तेरा जिंदा बच के वापस आ पाना नामुमकिन था और तेरे जिंदा बच के आने का कारण तेरी सेकंड अवेकनिंग हो सकती है। ये सुन के अपना हीरो खुश हो जाता है, क्योंकि हंटर्स की पावर उनके पैदा होते ही डिसाइड हो जाती है और वो कितनी भी ट्रेनिंग और बैटल एक्सपीरियंस के बाद नहीं बढ़ती। पर रेयर केसेस में कुछ हंटर्स सेकंड अवेकनिंग भी कर लेते हैं, जिससे उनकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अपने हीरो की पावर नापने के लिए माना मेजर करने वाली मशीन का इस्तेमाल किया जाता है और अपने हीरो की पावर 10 करोड़ नहीं मात्र 10 होती है। ये देख के हंटिंग एसोसिएशन वाले अपने हीरो में सारा इंटरेस्ट खो देते हैं और अपना बोरिया बिस्तर बांध के निकल लेते हैं। हॉल में हंटिंग एसोसिएशन वाले, टाइम खराब हो गया, इससे तो मैं आज 1 घंटा ज्यादा सो लेता। हॉस्पिटल में अपना हीरो सोचता है, हंटिंग एसोसिएशन वालों ने मेरे से इन नोटिफिकेशंस के बारे में क्यों नहीं पूछा, क्या सिर्फ मैं ही इनको देख सकता हूँ। उतने में ही वहाँ उसकी बहन आ जाती है। हीरो उससे कंफर्म करने के लिए पूछता है, बहना क्या तू यहाँ पे कोई नोटिफिकेशन बोर्ड देख पा रही है। उसकी बहना उससे बोलती है, तू 3 दिन अस्पताल में भर्ती रहने के बाद भी ऐसी बातें कर रहा है, सर पे
चोट ज्यादा तेज लग गई क्या? उसकी ये बात सुन के अपने हीरो को उसका जवाब मिल जाता है और वो उसकी बहना को टाटा बाय बाय करके घर भेज देता है। अपना हीरो अब वापस से रूम में अकेला होता है और वो नोटिफिकेशन बोर्ड को पढ़ता है। ये सिस्टम प्लेयर्स को ताकतवर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें आपको रोज चैलेंजेस दिए जाएंगे, उनको पूरा करने पे आपको रिवॉर्ड मिलेगा और ना कर पाने पे पेनल्टी। आज का आपका चैलेंज है 100 पुशअप, 100 सिटअप, 100 स्क्वाट और 10 किलोमीटर रनिंग। ये पढ़ के अपना हीरो बोलता है क्या मजाक है, और फिर बिस्तर पे झपकी लेने के लिए पड़ जाता है। उसकी झपकी के समय चैलेंज को पूरा करने का समय बीत जाता है और अब बारी आती है पेनल्टी की। सिस्टम उसको एक रेगिस्तान में टेलीपोर्ट कर देता है जहाँ पे एक सांप जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर उसका इंतजार कर रहा होता है। अब अपने हीरो का नया चैलेंज स्टार्ट होता है, 4 घंटे तक इस सांप से भागने का। इस चैलेंज को पूरा करने पे उसको रिवॉर्ड में मिलेगी अपनी जिंदगी और हार जाने पे मिलेगी मौत। तो अपना हीरो 4 घंटे तक अपनी जिंदगी बचाने के लिए इस सांप से दूर भागता रहता है। चैलेंज कंप्लीट करने के बाद सिस्टम उसको वापस उसकी वर्ल्ड में लाके पटक देता है। अगले दिन से उसको समझ आता है पेनल्टी से तो रोज का चैलेंज ही ठीक है। चैलेंजेस पूरा करने पे उसको 3 तरह के रिवॉर्ड मिलते हैं। पहला, फुल रिकवरी, इससे उसकी सारी थकान दूर हो जाती है और कोई भी चोट हो, छोटी की बड़ी, सब ठीक हो जाती है। दूसरा, स्किल पॉइंट्स, इससे वो अपनी कोई भी एबिलिटी बढ़ा सकता है, जैसे ताकत, रफ्तार, हेल्थ, ब्ला ब्ला ब्ला। वो अपने सब स्किल पॉइंट से ताकत बढ़ाता है ताकि मॉन्स्टर्स को मारने में अब उसको किसी और की मदद ना लेनी पड़े। और तीसरा और आखिरी रिवॉर्ड होता है रैंडम लूट बॉक्स। इसमें उसको कुछ भी मिल सकता है, जैसे कोई नया वेपन, हीलिंग आइटम एक्सेट्रा। और आज के लूट बॉक्स में उसको मिलती है एक चाबी, पर ये कोई मामूली चाबी नहीं है। इस चाबी से वो सीक्रेट डंजन में जा सकता है और वहां पे जाके मॉन्स्टर्स को मार गिरा सकता है, जिससे वो और ताकतवर बन सकता है। इसलिए अपना हीरो इस चाबी का इस्तेमाल करके पहुंच जाता है सीक्रेट डंजन में। डंजन के अंदर गॉब्लिन छुप के इंतजार कर रहे होते हैं हमला करने का। अपना हीरो इस बात से अनजान आगे बढ़ता जाता है जब तक उसको 3 गॉब्लिन घेर नहीं लेते। वो खुद को डिफेंड करता है जब तक उसको मौका नहीं मिल जाता पलटवार करने का, और मौका मिलती वो पहले गॉब्लिन को मार गिराता है। उसको मारने के बाद अपने हीरो को समझ आता है कि वो पहले से काफी ताकतवर हो चुका है और अब वो एक ही बारी में गॉब्लिन को मार सकता है। फिर क्या, अपना हीरो एक एक करके बचे हुए दोनों गॉब्लिन्स को मार गिराता है। इसके बाद अपना हीरो डिजर्व करता है एक मौका चैन से सांस लेने का, पर नहीं, उतने में उस पे एक भेड़िया हमला कर देता है। हीरो अपने चाकू से उस भेड़िए को रोकने की कोशिश करता है, पर भेड़िया वो चाकू अपने लोहे के दांतों से तोड़ देता है। उसी वक्त अपने हीरो को समझ आता है ये भेड़िया उन गॉब्लिन से काफी ताकतवर है और इसको मारना आसान नहीं होने वाला। पिछले एपिसोड में आपने देखा अपना हीरो एक सीक्रेट डंजन में घुस जाता है जहाँ पे उस पे हमला करने के लिए 3 गॉब्लिन छुप के बैठे होते हैं। उनको मार के अपना हीरो जैसे ही चैन की सांस लेने वाला होता है उतने में उस पे एक भूखा भेड़िया कूद जाता है। अब आगे भेड़िया और अपने हीरो के बीच घमासान लड़ाई स्टार्ट होती है। भेड़िया उस पे हमला करता है पर अपना हीरो बंदर की तरह छलांग मारते हुए उसका अटैक डॉज कर लेता है और उसको पता चलता है वो पहले के मुकाबले काफी एथलेटिक हो चुका है। पर भेड़िया को इससे क्या, उसके लिए तो अपना हीरो पहले भी लंच था और अभी भी लंच है, इसलिए वो उस पे दोबारा हमला कर देता है। अपना हीरो खुद को डिफेंड करने के लिए भेड़िए को जोरदार घूसा मारता है और उसको पता चलता है वो सिर्फ थोड़ा एथलेटिक नहीं हुआ है बल्कि पहले के मुकाबले काफी ताकतवर हो चुका है। फिर क्या, अपना हीरो भेड़िए पे एक के बाद एक घूसे बरसा देता है, पर भेड़िए पे खाली हाथ हमला करना वैसा ही था जैसे खुद को मार के भेड़िए के आगे परोस देना। इस बात की समझ आने पे अपना हीरो उसकी इन्वेंट्री से एक तलवार निकालता है जो उसे रैंडम लूट बॉक्स में मिली होती है और उस तलवार से भेड़िए को चीर डालता है। इस लड़ाई के बाद अपनी हीरो की लेवल बढ़ जाती है और उसका पहला रिवॉर्ड फुल रिकवरी उसकी सभी चोटें ठीक कर देता है। पर कभी अपने हीरो की जिंदगी में खुशी 1 सेकंड से ज्यादा टिकी है नहीं ना, इसलिए इस बार भी उसी समय 2 भेड़िए और आ जाते हैं अपने हीरो को कच्चा चबाने। पर अब अपने हीरो को पता होता है कि वो इनको मार गिरा सकता है, इसलिए वो अपनी तलवार घुमाता है और एक भेड़िए को चीर डालता है। ये देख के दूसरे भेड़िए की फट जाती है और वो वहां से भीगी बिल्ली की तरह भाग जाता है। इस लड़ाई के बाद अपना हीरो सांस लेने के लिए बैठता है और उसको पता चलता है कि उसकी लेवल बढ़ चुकी है और लेवल बढ़ने पे 5 स्किल्स एक पॉइंट से इंक्रीज हो जाती हैं, जबकि डेली चैलेंज को पूरा करने पे उसको मात्र 3 स्किल पॉइंट मिलते हैं। ये जानने के बाद उसको मजा आ जाता है और वो सीक्रेट डंजन में एक के बाद एक भेड़िए मार गिराता है। इतने भेड़िए मारने के बाद उसकी लेवल काफी बढ़ जाती है और उसको वुल्फ असैसिन यानी भेड़ियों का शिकारी का टाइटल मिल जाता है, जिससे उसकी सभी एबिलिटीज 40% से बढ़ जाती हैं। इस लड़ाई के बाद अपने हीरो की तलवार टूटने की कगार पे आ जाती है और एक आम आदमी की तरह उसका दिमाग भी उससे घर लौटने के लिए बोलता है, पर उसका लालच लेवल बढ़ाने का उसे डंजन की ओर गहराई में खींच ले जाता है, जहाँ पे अपना हीरो और मैजिकल बीस्ट को मार गिराता है और उसको पता चलता है मैजिकल बीस्ट के नाम वाला
वाला कलर उनकी लेवल बताता है। व्हाइट कलर का मतलब है मैजिकल बीस्ट अपने हीरो से कमजोर है। ऑरेंज कलर का मतलब है मैजिकल बीस्ट अपने हीरो के जितना ताकतवर है। और रेड कलर का मतलब है मैजिकल बीस्ट अपने हीरो से ज्यादा ताकतवर है। अपने हीरो ने इतने मैजिकल बीस्ट को मार के अच्छी खासी लेवल गेन कर ली होती है और अब वक्त आ चुका होता है डंजन बॉस से लड़ने का। अपना हीरो डंजन के एकदम अंदर चल जाता है, जहाँ पे पहले तो सब कुछ शांत दिखाई देता है, पर तेज रफ्तार में पीछे से आके एक समुद्री मॉन्स्टर अपने हीरो पे हमला कर देता है, जिसके पहले ही वार के बाद अपने हीरो की तलवार के 2 टुकड़े हो जाते हैं। मॉन्स्टर को पहली बार देखने के बाद अपने हीरो को समझ आ जाता है ये तलवार इस मॉन्स्टर को चीर नहीं पाएगी, पर खाली हाथ लड़ने से तो ये टूटी फूटी तलवार ही ठीक है। फिर क्या, अपने हीरो और मॉन्स्टर के बीच में बॉस बैटल स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे अपना हीरो भागता है, खुद को डिफेंड करता है और मार खाता है। इस मॉन्स्टर से लड़ते वक्त अपने हीरो की गलतफहमी कि वो पहले से काफी ताकतवर बन चुका है दूर हो जाती है। ये देख के उसे गुस्सा आने लगता है, मॉन्स्टर पे नहीं खुद पे, क्योंकि वो कितनी भी मेहनत कर ले वो सबसे कमजोर ही रहता है। वो कितना भी दिमाग चला ले, लोगों की मदद कर ले, आखिर में किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता। जीतता वही है जो सबसे ताकतवर होता है। इसलिए अपना हीरो जिद पकड़ लेता है कि मैं ताकतवर बन के रहूंगा, चाहे फिर मेरे सामने मौत ही क्यों ना खड़ी हो। इस स्पीच के बाद अपने हीरो में एक अलग सा ही जज्बा आ जाता है और वो अपने खाली हाथों से ही उस मॉन्स्टर की चमड़ी में छेद कर देता है और उसको अंदर से चीर डालता है। अपने हीरो के गुस्से के आगे मॉन्स्टर कुछ नहीं कर पाता सिवाय चीखने चिल्लाने के, और थोड़ी देर में वो शांत हो जाता है। बॉस को मारने के बाद अपने हीरो को एक नया वेपन मिलता है, उसकी लेवल बढ़ जाती है और वो सीक्रेट डंजन वहां से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाती है। अपना हीरो सीक्रेट डंजन को खत्म करके वापस अस्पताल लौट रहा होता है कि उतने में ही एक जवान उसकी मदद मांगता है, उसे बताते हुए कि आज से 7 दिन पहले रोड के बीचों बीच एक पोर्टल खुल गया था, पर हंटिंग एसोसिएशन समय पे कोई भी हंटर्स की टीम को भेजने में असफल हुए, जिस वजह से मॉन्स्टर्स इस पोर्टल के बाहर आने लगे। लोकल हंटर्स ने लगभग सब मॉन्स्टर्स को मार गिराया है, पर उन मॉन्स्टर्स का बॉस अभी भी जिंदा है। तुम्हारे भी जो कुछ बस में हो वहां जाके उन हंटर्स की मदद करो। ये सुन के अपना हीरो पहुंच जाता है बैटलफील्ड में, जहाँ पे लोकल हंटर्स सामना कर रहे होते हैं बॉस का। अपना हीरो उनकी फाइट देख के सारी सिचुएशन समझ जाता है। वहाँ पे 8 ई रैंक हंटर्स हैं और 2 डी रैंक, और उनकी अटैक पावर मॉन्स्टर के डिफेंस के आगे वीक है, इस वजह से वो उसको हरा नहीं पा रहे हैं। फिर क्या, अपना हीरो उसकी टूटी हुई तलवार उठाता है जो वो कूड़ेदान में फेंकने वाला था और उसको दे मारता है मॉन्स्टर की मुंडी पे। अपने हीरो की एक ही वार से मॉन्स्टर का सारा डिफेंस टूट जाता है और उस मॉन्स्टर की बची कुची जिंदगी को लोकल हंटर्स खत्म कर देते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत होती है अपने हीरो के वर्कआउट से, जिसे देख के सारी नर्सेज उसके प्यार में पागल हो रही होती हैं। किसी नर्स को वो सेक्सी लगता है तो किसी नर्स को वो क्यूट, पर एक बात पे वो सब सहमत होती है कि अपना हीरो हॉट है। एक नर्स अपने हीरो को खुशखबरी देने आती है कि अब आप टिप टॉप कंडीशन में हो और घर जा सकते हो, पर रूम में उसे बिना कपड़ों के देख के वो रुक नहीं पाती और उससे उसका नंबर मांग लेती है। पर अपने हीरो से आज तक किसी लड़की ने नंबर मांगना तो छोड़ो, कभी शर्मा की भी बात नहीं करी, तो उसे ये बात कहाँ समझ आनी थी कि लड़की उसके प्यार में पागल है और उसके साथ डेट पे जाने के लिए उसका नंबर मांग रही है। वो समझा शायद मेरी कोई मेडिकल रिपोर्ट आनी होगी, इसलिए नर्स मेरा नंबर मांग रही है, और फिर वो अपना नंबर दे देता है। अगले दिन अपना हीरो उसके घर पे होता है। उसकी छोटी बहन स्कूल जाने से पहले उसको उठाती है, भैया उठ जाओ, पर अपना हीरो पहले ही उठ चुका होता है। ये देख के उसकी बहन सरप्राइज हो जाती है कि आज उसका आलसी भाई इतना जल्दी कैसे उठ गया, पर उतना नहीं जितना वो उसकी बॉडी देख के होती है। तब अपना हीरो उसको बताता है कि मैंने अब रोज थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दिया है। ये सुन के उसकी बहन बोलती है, थोड़ी बहुत, आप तो मिस्टर इंडिया लग रहे हो। उसकी बात सुन के अपना हीरो खुश तो होता है, पर उसे धक्का मार के स्कूल के लिए भेज देता है ताकि वो लेट ना हो। उतने में ही मकान मालिक का फोन आ जाता है और वो उससे इस महीने का किराया मांगता है। थोड़ी बहुत बहस के बाद अपना हीरो मकान मालिक से थोड़ा टाइम ले लेता है किराया भरने के लिए। इस फोन कॉल के बाद अपने हीरो को किसी चीज की जरूरत थी, तो वो थी हंटिंग मिशन पे जाने की। पर अपना हीरो अब ई रैंक मिशन पे जाना नहीं चाहता था क्योंकि उस पे पैसा कम मिलता है और अपने हीरो को रेंट चुकाना है, और बड़े रैंक की मिशन पे वो जा नहीं सकता क्योंकि उसकी रैंक अभी भी ई है। वो चाहे तो अपनी रैंक दोबारा चेक करवा के बढ़वा सकता था, पर फिर उससे बहुत सारे लोग अलग अलग सवाल पूछते हैं और वो इतनी मुसीबत पालना नहीं चाहता था, खासकर अभी जब उसको खुद की पावर्स के बारे में पूरा नहीं पता। ये सोच के अपना हीरो थोड़ा डिप्रेस हो जाता है, पर उतने में ही उसको सी रैंक मिशन ज्वाइन करने के लिए एक मैसेज आ जाता है और वो खुशी में भागता भागता पोर्टल तक पहुंच जाता है और वहां जाके वो पार्टी लीडर से मिलता है और वही पुरानी कहानी, बाकी के पार्टी मेंबर्स उसका मजाक उड़ाते हुए उस पे हंसते हैं। पर इस बार अपने हीरो को उनकी बातों से घंटा फर्क पड़ना था क्योंकि वो जानता था ये लोग मेरे आगे फुद्दू हैं। कैप्टन उसको पार्टी ज्वाइन
करने का कॉन्ट्रैक्ट पकड़ाता है और उसे समझाता है तू एक ई रैंक हंटर है, तो मॉन्स्टर को मार पाना तो तेरे बस की नहीं, इसलिए हम तेरे को कोई भी मैजिकल स्टोन नहीं देंगे। अगर तू डंजन के अंदर मर गया तो इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, क्योंकि तू कमजोर ही इतना है। हीलिंग हंटर के नाम पे हमारे पास बस फर्स्ट एड किट है, तो अगर तू जख्मी हो गया तो तैयार रहना खुद की मरहम पट्टी करने के लिए। हमको तेरी जरूरत सिर्फ इसलिए है क्योंकि पोर्टल के अंदर जाने के लिए कम से कम 8 हंटर होने चाहिए और हम सिर्फ 6 हैं। प्लस कोई बोरे बिस्तर उठाने वाला भी तो होना चाहिए ना। ऐसा छोटा काम हम बड़े हंटर्स पे शोभा नहीं देता है, इसलिए जो तू वहाँ पे बैग देख रहा है वो पूरे मिशन के दौरान तेरे को ही उठाना है, क्योंकि तू इसके अलावा कर ही क्या सकता है। और अब तू इससे पहले कि ना बोले मैं तेरे को बता दूं, अगर तू हमारे साथ चलता है तो हम तेरे को 20 लाख रुपए देंगे मिशन के बाद। ये सब सुन के अपने हीरो की उनके साथ जाने की इच्छा तो नहीं करती, पर 20 लाख रुपए सुन के वो अपने मुंह पे कुंडी लगाता है और चुपचाप कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देता है। इसी वक्त पार्टी का आखिरी और 8वां हंटर भी आ जाता है। होने में तो ये एक डी रैंक हंटर होता है जो आज से पहले कभी किसी हंटिंग मिशन पे नहीं गया, पर उसने आर्मर ऐसा पहना होता है जैसे वो कोई हाई रैंक हंटर हो और सालों से हंटिंग कर रहा हो। थोड़ी देर मेल मिलाप के बाद वो अपने हीरो को बताता है तू मेरे को छुटकू बुला सकता है क्योंकि मैं तेरे से उम्र में छोटा जो हूँ। और वो अपने हीरो को बताता है ये आर्मर मैंने अपने बाप के पैसे से खरीदा है क्योंकि मेरा बाप रिच वाला रिच है। इन्हीं सब बातों के बीच वो सब पहुंच जाते हैं पोर्टल के पास, जहाँ पे अपना छुटकू अपने हीरो को आश्वासन देता है कि अगर कभी भी डर लगे तो मेरे पीछे आके खड़ा हो जाना, मैं तेरे को सुरक्षित रखूंगा। उसकी ये बात सुन के कहाँ अपना हीरो छोटे से बच्चे का दिल तोड़ता, इसलिए वो उसकी बात में हाँ में हाँ मिला देता है। फिर सभी हंटर्स पोर्टल के अंदर जाते हैं, जहाँ पे वो पूरी डंजन में हर जगह गड्ढे ही गड्ढे पाते हैं और वो सभी सोचने लगते हैं कि ये किस मॉन्स्टर का काम हो सकता है। तभी अपना हीरो बाकी हंटर्स को बताता है इतने गड्ढे कर पाना सिर्फ चींटियों का ही काम हो सकता है। ये सुन के सभी हंटर्स चौकन्ने हो जाते हैं, क्योंकि चींटियां कभी भी अकेले हमला नहीं करती बल्कि ग्रुप में हमला करती हैं। पर अब अगला सवाल उठता है कि वो कहां से हमला करेंगी, क्योंकि यहाँ पे अनगिनत गड्ढे हैं। सभी हंटर्स टेंशन में होते हैं। तभी उनको अपना हीरो चेतावनी देता है कि चींटियां ऊपर से हमला करने वाली हैं। हीरो की चेतावनी सुनने के बाद सभी हंटर्स तैयार हो जाते हैं ऊपर से होने वाले हमले के लिए। जैसे ही चींटियां हमला करती हैं, सी रैंक के हंटर्स की टीम उनको आराम से मार गिराती है और अपने हीरो की चेतावनी की वजह से इस लड़ाई में कोई भी जख्मी नहीं होता। हंटर्स गुफा के अंदर घुसे चले जाते हैं, जिस बीच अपना छुटकू हीरो से पूछता है ये गुफा तो बहुत गहरी है, तुम थक तो नहीं गए ना इन बैग्स को उठा के। अपना हीरो उसको बताता है गुफा गहरी है तो क्या हुआ, मिशन के बाद 20 लाख रुपए भी तो मिलेंगे, वो भी बिना किसी मॉन्स्टर से लड़े। कभी सुनी है इससे अच्छी डील? छुटकू बोलता है नहीं, कभी नहीं सुनी। तभी अपने हीरो को रियलाइज होता है इतनी अच्छी डील तो मैंने भी आज से पहले कभी नहीं सुनी, जरूर दाल में कुछ काला है। पर अपने हीरो के पास इस बात का कोई सबूत नहीं होता, इसलिए वो बाकी हंटर्स के साथ आगे बढ़ता चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो पहुंच जाते हैं डंजन बॉस की गुफा के बाहर, जिसके अंदर घुसते ही उनको हर दूसरी जगह मैजिकल क्रिस्टल दिखाई देते हैं। ये देख के सभी हंटर्स खुश हो जाते हैं और सोचने लगते हैं अब तो हम अमीर हो गए, माला माल हो गए। पर अपने कैप्टन के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा होता है। वो अपने हीरो और छुटकू से बोलता है तुम दोनों यहीं पे रुको और इन मैजिकल क्रिस्टल्स की सुरक्षा करो, हम कुछ औजार लेके आते हैं इन मैजिकल क्रिस्टल्स की माइनिंग के लिए। पर ध्यान रखना कि तुम बॉस को उसकी गहरी नींद से उठा ना दो, वरना अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठोगे। छुटकू इस प्लान के सख्त खिलाफ होता है और वो कैप्टन से बोलता है जिंदगी से हाथ नहीं धो बैठना, इसलिए हम भी आपके साथ चलेंगे। और इन क्रिस्टल की सुरक्षा आखिर करनी किससे है, डंजन में हमारे अलावा है ही कौन। पर कैप्टन उन्हें बत्ती देता हुआ कैप्टन हूं मैं, बात समझा कर मेरी बेवकूफ बच्चा, यकीन रख अपने कैप्टन पे थोड़ा, हम बहुत समय से ये काम कर रहे हैं। छुटकू बोलता है पर कैप्टन परवर कुछ नहीं, आते हम थोड़ी देर में। ये बोल के कैप्टन अपने हीरो और छुटकू को गुफा में अकेला छोड़ के चल जाता है। उस विशाल मकड़ी को देख के छुटकू की तो हवा टाइट होती है। उतने में गुफा के बाहर जाने वाले रास्ते पे एक ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट से अंदर बाहर जाने वाला रास्ता बंद हो जाता है और साथ ही साथ बॉस मकड़ी भी जग जाती है। और अपने हीरो और छुटकू को समझ आता है उन हंटर्स की टोली ने इनको धोखा दे दिया है। ये देख के अपना छुटकू आगे आता है मकड़ी से लड़ने के लिए, पर अपने हीरो को पता होता है कि अगर ये मकड़ी से लड़ा तो ये बस मकड़ी का नाश्ता बन सकता है और कुछ नहीं। इसलिए वो अपने बैग्स फेंकता है, अपना नया चाकू बाहर निकालता है और मकड़ी से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। पिछले एपिसोड में आपने देखा सी रैंक के हंटर की टोली अपने हीरो और छुटकू को धोखा दे देती है और बॉस के पास अकेला मारने के लिए छोड़ जाती है। ये देख के छुटकू की तो ऊपर से नीचे तक फट जाती है, पर उसकी जान बचाने अपना हीरो आगे आ जाता है। अब आगे छुटकू अपने हीरो को समझाता है एक सी रैंक डंजन बॉस को अकेला मार गिराने के लिए तुम्हारी रैंक कम से भी कम बी होनी चाहिए और तेरी तो ई है, इससे लड़ने की नहीं यहाँ से भागने की तैयारी कर। हीरो उसकी बात से सहमत होता है, चाहे उसने एक डी रैंक और ई रैंक बॉस को अकेले मार गिरा रखा हो, पर सी रैंक डंजन का बॉस एक अलग ही कहानी है। पर
अपने हीरो पे और ज्यादा ताकतवर बनने का भूत सवार होता है, जिसके लिए उसे और ताकतवर मॉन्स्टर से लड़ना होगा। इसलिए वो 2 कदम पीछे लेने की जगह हमला करने के लिए तैयार होता है और अपनी तेज रफ्तार के साथ उस विशाल मकड़ी पे हमला कर देता है। उस मकड़ी की बॉडी लोहे की तरह मजबूत होती है, जिस वजह से अपने हीरो के वार से उस पे एक खरोच तक नहीं आती और उसके एक वार में 100 हाथियों के वार जितनी ताकत होती है। मतलब उसके एक ही वार से अपना हीरो सीधा स्वर्ग पहुंच सकता है। ये बात अपना हीरो रियलाइज कर लेता है और उसके सभी हमलों को डॉज पे डॉज करता जाता है। ये देख के छुटकू सोचता है, जिसके आगे मैं इतनी देर से हीरो बनने की कोशिश कर रहा था वो तो खुद ही हीरो है। और उसको एकदम से रियलाइज होता है कहीं ये एक फेक रैंकर तो नहीं। फेक रैंकर्स वो हंटर होते हैं जो अपने माना लेवल को ऊपर या नीचे कर सकते हैं अपनी इच्छा के मुताबिक। फेक रैंकर्स बाकी हंटर्स के बीच बदनाम होते हैं क्योंकि वो अपनी असली रैंक छुपा के लो रैंक हंटिंग मिशंस पे जाते हैं और किसी पागल खूनी की तरह वहां पे मॉन्स्टर के साथ साथ बाकी के हंटर्स का भी कत्ल कर देते हैं। ये सोचते सोचते छुटकू की बची कुची जान भी निकल जाती है और वो जमीन पे गिर जाता है। इसी बीच सी रैंक हंटर की टोली अपने कैप्टन से पूछती है, कैप्टन अगर अपने को उनको मारना ही था तो अपन खुद ही मार देते। आपके प्लान से तो गुफा के अंदर बाहर जाने वाला रास्ता बंद हो गया। तभी कैप्टन उससे बोलता है, तेरे में दिमाग है कि नहीं? अगर अपन वहां उनसे लड़ते हैं तो बड़ी मकड़ी नहीं जग जाती और एक पल के लिए मान ले कि अपन उस बड़ी मकड़ी को मार गिराते, फिर क्या होता? डंजन गायब हो जाती ना वहां से सभी मैजिकल क्रिस्टल्स के साथ। तभी सी रैंक हंटर कैप्टन को टोकता हुआ, पर कैप्टन आपके प्लान से तो गुफा के अंदर बाहर जाने वाला रास्ता ही बंद हो गया, अब कैसे लूटेंगे अपन उन मैजिकल क्रिस्टल्स को? कैप्टन उन्हें बताता है, अगर तुझे ध्यान हो तो उस गुफा में एक बड़ा सा गड्ढा हो रहा था, वो गड्ढा बाहर की डंजन से लिंक है, अपन उसी गड्ढे से गुफा के अंदर जाएंगे। ये प्लान सुन के सभी सी रैंक हंटर्स संतुष्ट और खुश हो जाते हैं और अपन लौटाते हैं अपने हीरो और मकड़ी की लड़ाई पे, जहाँ पे अपने हीरो का स्टेमिना धीरे धीरे करके उसका साथ छोड़ता जाता है और अपने हीरो को रियलाइज होता है अगर लड़ाई ऐसे ही चली तो मैं हार जाऊंगा, मुझे इस मकड़ी को जल्दी से मारना होगा, पर इसकी लोहे जैसी चमड़ी पे हमला करने का कोई तंत्र नहीं है, मुझे इसके किसी कमजोर हिस्से पे हमला करना होगा, जैसे 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 कि इसकी आंखें। बस इस बात के समझ आने पे किस चीज की देरी थी, अपना हीरो उस मकड़ी पे आक्रमण कर देता है, पर जल्दबाजी के चक्कर में उसका निशाना ठीक जगह पे नहीं लग पाता। वो पीछे हट के दोबारा हमला करता है, पर इस बार बीच रास्ते में उसकी बढ़ती हुई थकान की वजह से उसकी स्पीड और रिफ्लेक्सेस पहले के मुकाबले काफी कम हो जाते हैं और वो मकड़ी का हमला डॉज नहीं कर पाता और जमीन पे जाके गिर जाता है। इस वार के बाद अपने हीरो में इतनी सी भी जान नहीं बचती कि वो वहां से उठ पाए और इसी बात का फायदा उठाते हुए वो मकड़ी अपने हीरो पे आखिरी वार करती है अपने हीरो को खत्म करने के लिए। पर अपने हीरो ने आज के डेली चैलेंज का रिवॉर्ड अब तक नहीं लिया होता, जिसका पहला रिवॉर्ड होता है फुल रिकवरी। वो मॉन्स्टर की हिट करने से पहले रिवॉर्ड ले लेता है और छलांग मार के सीधा मकड़ी के ऊपर कूद जाता है, जहाँ पे वो मकड़ी की आंखों में बार बार अपना चक्कू घुसाता है जब तक वो मर नहीं जाती। इस लड़ाई के बाद अपने हीरो की लेवल बढ़ जाती है, उसको एक बड़ा सा मैजिकल क्रिस्टल मिल जाता है और अपने छुटकू का स्वभाव पूरा बदल जाता है। वो अपने हीरो को बॉस बुलाने लगता है, उसका बोरिया बिस्तर उठा लेता है, उसको पानी ऑफर करता है और बोलता है, बॉस आप आराम करो जब तक मैं आपके लिए कुछ मैजिकल क्रिस्टल माइन कर लेता हूँ। उसी समय सी रैंक हंटर्स की टोली वहां पहुंच जाती है। उस विशाल मकड़ी को मरा देख के उन्हें अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता कि इन दोनों लंगूरों ने सी रैंक डंजन के बॉस को मार गिराया है। फिर वो सोचते हैं ये जरूर अमीर बाप की औलाद यानी अपने छुटकू के आर्मर और स्वॉर्ड का कमाल होगा। ये सोच के वो छुटकू को ऑफर देते हैं कि अगर तेने हीरो को मार दिया तो हम तेरे को जिंदा छोड़ देंगे और अपनी टोली में भी शामिल कर लेंगे। पर अपने छुटकू को तो सच्चाई पता होती है कि इस विशाल मकड़ी को किसने मारा है, इसलिए वो अपनी तलवार हीरो पे उठा के मरने की जगह सी रैंक की टोली पे उठाना सही समझता है। ये देख के कैप्टन नाराज हो जाता है और फिर वो अपने चेलों को ई रैंक हंटर को मारने का आदेश देता है। उसके आदेश देते ही सिस्टम अपने हीरो को नया चैलेंज जारी करता है और आपने सही गैस किया, वो चैलेंज होता है इन छठे हुए बदमाशों को भगवान से मिलाने का। पर अपना हीरो इंसानों को मारने के सख्त खिलाफ होता है, कम से कम तब तक जब तक ये लोग अपने हीरो की जान लेने की कोशिश नहीं करते। कैप्टन के एक इशारे पे कैप्टन का चेला हीरो को उड़ा देता है। अपना हीरो मरने ही वाला होता है, तब उसे याद आता है ये दुनिया लड़ाई झगड़े और धोखेधड़ी से भरी हुई है और यहाँ पे सिर्फ वही जिंदा रह सकता है जो सबसे ताकतवर हो। बोले तो इस दुनिया में कमजोरों के लिए कोई जगह नहीं है। ये सोचते समय सिस्टम अपने हीरो को एक चांस और देता है, या तो तू इनको मार दे या खुद मर जा। इतने धोखे खाने के बाद अपने हीरो को ये लोग भी किसी मॉन्स्टर से कम नहीं लगते, इसलिए वो सिस्टम का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। चैलेंज एक्सेप्ट करते ही सिस्टम उसको रिवाइव कर देता है। हीरो को दोनों पांव पे खड़ा हुआ देख के कैप्टन अपने चेले से बोलता है, चेले तड़पा तड़पा के क्यों मार रहा है इसे? अपने पास पूरा दिन थोड़ी इस पे व्यर्थ करने के लिए, अपने को यहाँ पे रखे मैजिकल क्रिस्टल्स भी तो लूटने हैं, खत्म कर इसको एक ही बारी में। ये सुन के कैप्टन के सभी चेले हंसते हैं पर अपना हीरो गुस्से में आगे चला रहा होता है। ये देख के उन 6 बदमाशों में से एक बदमाश आगे आता है और अपने हीरो से बोलता है, मरने की इतनी जल्दी है क्या जो मौत के पास ही चला आ रहा है? उसकी हंसी के ही वक्त अपना हीरो उसकी गर्दन काट देता है।
ये देख के सभी सी रैंक हंटर्स शॉक हो जाते हैं और बड़बड़ाने लगते हैं, ये तो खाली हाथ था, इसके पास हथियार कहां से आया। अपने दोस्त की मौत का बदला लेने के लिए बाकी हंटर्स अपने हीरो पे हमला कर देते हैं, पर अपना हीरो उनके हमलों को ऐसे डॉज करता है जैसे वो किसी हंटर से नहीं किसी बच्चे से लड़ रहा हो, और एक के बाद एक हंटर को मार गिराता है। अब सिर्फ बैटलफील्ड में अपना हीरो और कैप्टन जिंदा होते हैं। कैप्टन अपना स्पेशल मूव यूज करता है जिससे उसकी बॉडी लोहे की तरह मजबूत हो जाती है और अपने आप को सर्वशक्तिशाली समझने लगता है, जैसे कि वो कोई सुपर सैयन हो। पर अगर कैप्टन सुपर सैयन है तो अपना हीरो जिरेन से कम नहीं है। अपना हीरो कैप्टन को भी उतने ही आराम से पटकता है जितने आराम से उसने बाकी हंटर्स को मार गिराया था। ये देख के कैप्टन अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगता है हीरो से और उसको बदले में ढेर सारा पैसा ऑफर करता है, पर अब माफी मांगने का और माफ कर देने का समय बीत चुका होता है। इसलिए अपना हीरो बोलता है, 3 बार तूने मुझे मारने की कोशिश की और अब अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा है मुझसे। उतने में ही कैप्टन चिल्लाता है, तू मेरे भाई को नहीं जानता, अगर तेने मेरे को कुछ भी किया ना तो मेरा भाई तेरे को जिंदा नहीं छोड़ेगा। और कैप्टन के चिल्लाते चिल्लाते ही उसकी खोपड़ी उसके शरीर से अलग हो जाती है। मिशन के बाद अपने हीरो और छुटकू का इंटरव्यू होता है, क्योंकि इस खतरनाक मिशन से सिर्फ वही दोनों बच के आ पाए हैं। मिशन को कंप्लीट करने का सारा क्रेडिट छुटकू को मिल जाता है, क्योंकि उसके पास हाई क्वालिटी का गियर जो होता है, और उसको देख के इंटरव्यूअर को भी वही गलतफहमी होती है जो कैप्टन को हुई थी। पर ऐसा नहीं है कि अपना हीरो खाली हाथ रह जाता है। सिस्टम उसको भी एक जोरदार रिवॉर्ड के तौर पे एक नई स्किल देता है, जिससे सामने वाले दुश्मन की सारी एबिलिटीज आधी हो जाएंगी पूरे 1 मिनट के लिए। पिछले एपिसोड में आपने देखा अपना हीरो उस विशाल और खूंखार मकड़ी के साथ साथ उन छटे हुए बदमाशों को भी मार गिराता है। अब आगे अपने हीरो की चर्चे देश विदेश में फैल जाते हैं। हंटिंग एसोसिएशन के इंस्पेक्टर को ये बात उनका जूनियर आके बताता है कि सी रैंक डंजन से सिर्फ 2 ही हंटर वापस आ पाए हैं, और उन दोनों में से एक डी रैंक हंटर है और दूसरा ई रैंक। इंस्पेक्टर पहले तो ये बात सुन के इग्नोर कर देता है और बोलता है, ये पहली बार थोड़ी हुआ है कि कुछ हंटर्स डंजन से डर के भाग आए हों, ये तो नॉर्मल है, आए दिन होता रहता है। तभी जूनियर अपने सीनियर इंस्पेक्टर को बताता है, सर ये दोनों डंजन से सिर्फ बच के वापस नहीं आए हैं, बल्कि डंजन बॉस को मार के आए हैं, और इनमें से एक ई रैंक हंटर है जो डबल डंजन से भी बच के वापस आ गया था। और तो जो 6 हंटर मारे गए हैं उनमें से एक हंटर मोटा गेंडा था जो एस रैंक हंटर हुआंग डोंगसो का भाई था। ये सब सुन के इंस्पेक्टर भी चिंता में आ जाता है। इसी समय अमेरिका में एस रैंक हंटर हुआंग डोंगसू अपनी सेक्रेटरी से उन दोनों हंटर्स की डिटेल निकलवाता है जो उसके भाई के साथ मिशन पे गए थे, और अपनी सेक्रेटरी को फ्लाइट की टिकट बुक करने के लिए बोलता है ताकि वो जापान जाके अपने हाथों से उसके भाई के खूनियों का कत्ल कर सके। उसकी सेक्रेटरी उसको समझाती है, सर अब तक कंफर्म नहीं हुआ है कि आपके भाई को किसी हंटर ने ही मारा है, प्लस किसी हंटर का खून करने पे आप पे मुसीबतों का पहाड़ टूट सकता है। एस रैंक हंटर अपनी सेक्रेटरी से बोलता है, मुसीबतों का पहाड़ तो टूट चुका है, पर मेरे पे नहीं, मेरे भाई के खूनियों पे अब बस पत्थरों का गिरना बाकी है। और अब अपन लौट आते हैं अपने हीरो पे, जो इस बात से अनजान शॉपिंग करके घर पे आता है। उसकी बहन उसको देख के बहुत खुश होती है, क्योंकि वो अपने साथ फ्राइड चिकन और बियर्स लाया होता है, और उससे पूछती है, आज मेरा कंजूस भाई इतनी शॉपिंग कैसे कर लाया। हीरो उसको अपने हाल ही में हुए हंटिंग मिशन के बारे में बताता है कि इस बार उसे अच्छे खासे पैसे मिल गए और उसने मॉम के इलाज और घर खर्च के पैसे बचाने के बाद ही ये शॉपिंग की है। ये सुन के उसकी बहन खुश हो जाती है और दोनों साथ में बैठ के मुर्गियों को गटकते हैं। खाने के दौरान उसकी बहन उससे पूछती है, हर बार आप खून में लथपथ घर आते हो, पर इस बार आपके ऊपर एक खरोच तक नहीं आई, आपके साथी जरूर बहुत ताकतवर होंगे। उसकी ये बात सुन के अपना हीरो सोचने लगता है, ताकतवर तो वो थे पर साथ ही साथ धोखेबाज भी। उसको इतना सीरियस देख के उसकी बहन उससे पूछती है, भैया सब ठीक तो है ना। वो इस हादसे के बारे में अपनी छोटी बहन को कैसे बता सकता था कि इस मिशन पे उसको मैजिकल बीस्ट के साथ साथ इंसानों की भी जान लेनी पड़ी। इसलिए वो अपनी बहन से बोलता है, मैं तो बस ये सोच रहा था KFC वाले ने मेरे को छुट्टे पैसे वापस दिए कि नहीं। उसकी ये बात सुन के उसकी बहन बोलती है, आप भी ना भैया मेरे को बेफालतू टेंशन में डाल देते हो। उसकी बहन का ध्यान भटकाने के बाद अपना हीरो चेन से बियर पीता है। बियर पीते ही 3 सेकंड में सिस्टम उसकी बॉडी से सारी शराब गायब कर देता है। ये देख के अपने हीरो को आश्चर्य होता है और वो अपनी थ्योरी टेस्ट करने के लिए अपने कमरे में जाता है, और वहां पे एक के बाद एक करके सारी बियर गटक जाता है। पर इतनी बियर पीने के बाद भी उसको थोड़ा सा भी नशा नहीं होता, और उसको पता चलता है उसके पास एक खास एबिलिटी है, हेल्थ एंड लॉन्गेविटी, जो कोई भी तरह का पॉइजन उसकी बॉडी से मात्र 3 सेकंड में बाहर निकाल फेंक देती है, और साथ में हीलिंग का भी काम करती है। ये एबिलिटी उसको डबल डंजन का मिशन कंप्लीट करने पे मिली थी, पर उसने कभी इस पे ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि उसकी लाइफ में एक के बाद एक परेशानियां आती जा रही थी। और उसको समझ आता है उसका पांव जो कुचल दिया गया था और उसका हाथ जो चीर दिया गया था, शायद वो दोनों भी इसी एबिलिटी से ठीक हुए हैं। इतना सोचते सोचते वो थक जाता है और बेड पे पड़ जाता है। उसकी बहन उसको आधी रात में उठा के उससे बोलती है, भैया कोई
छुटकू नाम का लड़का आपसे मिलने आया है। अपना हीरो छुटकू से मिलने के लिए उठता है। उतने में उसकी बहन का ध्यान खाली बियर की बोतलों की तरफ जाता है और वो उसको टोकती है, भैया माना आपने इतनी सारी बियर पहली बार एक साथ देखी है, पर सबको एक साथ गटक के आपका शराबी बनना जरूरी है क्या? अपना हीरो उसको बताता है, अभी तू 21 साल की नहीं हुई ना, इसलिए तेरे को पता नहीं है, दारू चीज ही ऐसी है जिसकी एक दो बोतलों से कुछ नहीं होता, कम से कम 8-10 बोतलें लगातार पीनी पड़ती हैं। ये बोल के अपना हीरो चल जाता है और उसकी बहन उसकी पीठ पीछे बोलती है, अगर मैं डॉक्टर बन भी गई ना तो भी इस नशेड़ी का इलाज नहीं करूंगी। और अब शुरू होती है अपने हीरो और छुटकू के बीच बातचीत। छुटकू सीधा मुद्दे की बात पे आता है और बोलता है, मेरे को एक अटैक टीम बनानी है और मैं चाहता हूँ कि आप। उतने में ही अपना हीरो उसकी बात काटता हुआ, नो थैंक यू, मुझे अमीरों के साथ काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, ये कह के अपना हीरो वहां से उठ के जाने लगता है। उतने में ही छुटकू चिल्लाता है, 19 बार, बस 19 बार मेरे साथ मिशन कर लीजिए। अपना हीरो उसकी बात सुन के समझ जाता है कि इसको गिल्ड मास्टर बनने का है और वो छुटकू से कंफर्म करता है। छुटकू उससे एक मौका मांगता है अपनी पूरी बात समझाने का, और आप तो जानती हो अपना हीरो छोटे बच्चों का दिल नहीं तोड़ता, इसलिए वो उसको एक मौका दे देता है। छुटकू उसको समझाता है, मुझे खुद की गिल्ड खोलनी है, पर सिर्फ गिल्ड मास्टर को ही गिल्ड खोलने का लाइसेंस मिलता है और गिल्ड मास्टर बनने के लिए 2 कंडीशन होती है। पहली 20 हंटिंग मिशन में पार्ट लेना, और अभी अपन ने जो हंटिंग मिशन कंप्लीट किया वो मेरा पहला मिशन था। दूसरी रिटर्न एग्जाम में पास होना, जिसके लिए मेरे को थोड़ी भी टेंशन नहीं है क्योंकि मैं बचपन से एक किताबी कीड़ा रहा हूँ। तो अब घूम फिर की बात आती है मेरी फाइटिंग स्किल्स पे, जो आप तो जानती हो बेकार है। उसकी ये बात सुन के अपना हीरो से पूछता है, तेरे बाप की तो कंस्ट्रक्शन कंपनी थी ना, तो तू गिल्ड क्यों खोलना चाहता है? छुटकू उसको बताता है, गिल्ड खोलना भी मेरे बाप का ही सपना है। गिल्ड खुल जाने के बाद हम एक एस रैंक हंटर को हायर कर लेंगे गिल्ड मास्टर की पोजीशन के लिए। उसकी ये बात सुन के अपना हीरो बोलता है, अपने पूरे देश में सिर्फ 7 एस रैंक हंटर है और उनमें से एक तो रिटायर भी हो चुका है, बचे हुए 6 बाकी गिल्ड्स के लिए काम करते हैं। और अब तू मेरे से ये मत बोलना कि तुम उनको ज्यादा पैसे देके अपनी गिल्ड में शामिल कर लोगे। अपना छुटकू शौक हो जाता है क्योंकि उसको ये बात अभी किसी को बतानी नहीं थी, पर अपने हीरो ने खुद ब खुद पूरी बात समझ ली। अपना हीरो उसकी शक्ल देख के समझ जाता है कि ये बिल्कुल ऐसा ही करने वाला था और उसको समझाता है, ऐसा करने से पहले 7 बार सोच लेना, क्योंकि जिस भी गिल्ड से तुम एस रैंक हंटर को निकाल के लाओगे तुम उनके दुश्मन बन जाओगे। छुटकू बोलता है, बॉस वो सब बात की बातें हैं, आप बस अभी हाँ बोलो। वैसे भी आपको हंटिंग मिशन पे जाने के लिए टीम की जरूरत तो होगी ही सही, वो पूरी टीम मैं बना के दूंगा, और तो और मेरे गिल्ड मास्टर बनने पे मैं ये 3000 करोड़ की प्रॉपर्टी आपके नाम कर दूंगा मेरी इतनी मदद करने के लिए। इतने पैसों में छुटकू चाहे तो वो ना जाने कितने हंटर्स को खरीद सकता था, पर हाल ही में वो हंटिंग मिशन से उसको समझ आ गया था पैसे से ताकतवर हंटर्स को खरीदा जा सकता है पर उनके विश्वास को नहीं। और छुटकू को अपने हीरो की ताकत और नियत दोनों पे विश्वास था, इसलिए वो हीरो से पूछता है, तो अब बताइए आपको मेरा ऑफर मंजूर है ना? उसकी बात सुन के अपना हीरो मन ही मन खुश हो जाता है क्योंकि मात्र 19 हंटिंग मिशन के लिए उसको 3000 करोड़ जो मिलने वाले हैं। पर फिर वो शांत दिमाग से सोचने लगता है, सभी हंटर्स में इकलौता एक हंटर मैं ही हूँ जो अपनी लेवल बढ़ा सकता है। किसी दिन मैं एस रैंक हंटर जितना या उनसे भी ताकतवर बन जाऊंगा। अभी के लिए 3000 करोड़ बहुत ज्यादा लग रहे हैं, पर मेरे एस रैंक हंटर बनने के बाद मैं इतना पैसा तो यूं ही कमा लूंगा। मतलब अगर अपन पैसों को साइड में रख के बात करें तो एक ही पार्टी के साथ बार बार मिशन करने पे इनको मेरी पावर्स के बारे में पता चल सकता है, वो भी इस समय जब मैं खुद ही अपनी पावर्स के बारे में ढंग से नहीं जानता। अपने हीरो को छुटकू का शानदार ऑफर बहुत रिस्की लगता है, इसलिए वो उसको ठुकरा के वहां से चल जाता है। अगली सुबह अपना हीरो उसका डेली चैलेंज कर रहा होता है और वो नोटिस करता है सिस्टम ने आज रनिंग 10 किलोमीटर की जगह 11 किलोमीटर तक रिकॉर्ड कर लिया है, पर आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था, इसलिए वो 2 पुशअप और मार के चेक करता है कहीं सिस्टम सभी वर्कआउट को तो ज्यादा रिकॉर्ड नहीं कर रहा और उसकी रनिंग की तरह सिस्टम उसकी पुशअप को भी ज्यादा रिकॉर्ड कर लेता है। ये देख के अपना हीरो उसका सारा वर्कआउट दोबारा से करता है, ये पता लगाने के लिए कि आखिर सिस्टम के साथ चल क्या रहा है। दोबारा से उसका वर्कआउट खत्म होने पे उसका डेली चैलेंज बन जाता है सीक्रेट चैलेंज, और उसको इस बार तीसरे रिवॉर्ड में चॉइस मिलती है, या तो वो ब्लेस्ड रैंडम लूट बॉक्स ले सकता है या कर्स्ड रैंडम लूट बॉक्स। अपना हीरो ब्लेस्ड रैंडम लूट बॉक्स को चुनता है जिसमें उसको एक और चाबी मिलती है डंजन के अंदर जाने की, पर ये चाबी उसको डीमन कैसल में ले जाएगी, यानी एक एस रैंक डंजन में। डंजन की डिफिकल्टी देख के अपना हीरो घबरा जाता है क्योंकि एस रैंक डंजन को अकेला पार कर पाना किसी एस रैंक हंटर की भी बस की बात नहीं। एस रैंक डंजन को पार करने के लिए एस रैंक हंटर के साथ साथ काफी ए रैंक हंटर की भी जरूरत होती है, पर इस मिशन का रिवॉर्ड देख के अपने हीरो की सारी घबराहट गायब हो जाती है क्योंकि इस डंजन का रिवॉर्ड होता है एलिक्सर ऑफ लाइफ, जो कोई भी बीमारी को ठीक कर सकता है। मतलब उसकी मम्मी जो इतने समय से अस्पताल में भर्ती है क्योंकि उनकी बीमारी का इलाज किसी भी डॉक्टर के पास नहीं है, अब वो ठीक हो सकती है। ये सोच के अपना हीरो पहुंच जाता है एस रैंक डंजन की एंट्रेंस के बाहर और अपनी चाबी का इस्तेमाल करके घुस जाता है एस रैंक डंजन में। पर अपना हीरो इतना भी पागल नहीं है कि एस रैंक डंजन में बिना किसी बैकअप के पहुंच जाए। इस बार उसके पास होता है टेलीपोर्टेशन स्टोन जो उसको इस डंजन से बाहर निकाल सकता है किसी भी वक्त। उसके थोड़ा आगे चलते ही इस डंजन का पहला मैजिकल बीस्ट उसके सामने आ जाता है। हीरो अपनी जोरदार रफ्तार से उस मॉन्स्टर पे हमला करता है, पर उसके हमलों से मॉन्स्टर पे ज्यादा डैमेज ना हो पाने पे वो उसकी नई एबिलिटी मर्डरस इंटेंट का इस्तेमाल करता है। पर मॉन्स्टर और उसकी लेवल में दिन रात का अंतर होता है और उसके पहले वाले वारों की तरह ये एबिलिटी भी उस मॉन्स्टर पे काम नहीं करती। और जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ती है वो मॉन्स्टर अपनी हीरो
हीरो का एक हाथ खा जाता है। अपने हीरो की हेल्थ पानी की तरह गिरने लगती है और जब अपने हीरो को लगता है इससे बुरा तो और क्या ही होगा, उसी समय वो मॉन्स्टर उसकी रेज स्किल यूज करता है जिससे उसकी सभी एबिलिटीज अटैक, डिफेंस, स्पीड सब दुगनी हो जाती हैं पूरे 3 मिनट के लिए। रेज स्किल यूज करने के बाद मॉन्स्टर अपनी तेज रफ्तार से हीरो को दे मारता है दीवार पे, जिससे अपने हीरो की लाइफ आधे से ज्यादा कम हो जाती है और उसके बिना एक हाथ के उसका मॉन्स्टर से जीतने का कोई सवाल ही नहीं उठता। इसलिए वो सीक्रेट चैलेंज का रिवॉर्ड फुल रिकवरी यूज करता है जिससे उसकी हेल्थ और हाथ दोनों ठीक हो जाते हैं। हाथ वापस आते ही वो मॉन्स्टर की आंख में चक्कू घुसा देता है, पर सिस्टम उसे बताता है रेज स्किल के दौरान मॉन्स्टर को किसी भी वार का दर्द महसूस नहीं होगा। ये पढ़ के हीरो शॉक हो जाता है और उसका थोड़ा सा ध्यान भटकते ही मॉन्स्टर उसको दोबारा दे मारता है दीवार पे, जिससे उसकी लाइफ पहले की तरह वापस से आधी से कम हो जाती है। अपना हीरो खुद की जान बचाने के लिए मॉन्स्टर की आंखों में धूल झोंकता है और बैटलफील्ड से भाग जाता है। आखिर में वो अब टेलीपोर्टेशन स्टोन यूज करने ही वाला होता है कि उतने में मॉन्स्टर उस पे दोबारा हमला कर देता है। हमले के दौरान अपने हीरो से टेलीपोर्टेशन स्टोन बीच रास्ते में गिर जाता है और वो खुद दीवार पे जा पड़ता है। वो मॉन्स्टर से बचता बचाता वापस दूर भागता है और अपनी इन्वेंटरी चेक करता है किसी आइटम की तलाश में जो इस मॉन्स्टर से लड़ने में उसकी कुछ मदद कर सके। तभी उसको इन्वेंटरी में मिलता है सांप का जहर जो उसे डी रैंक डंजन के बॉस को मारने पे मिला था, जिसे पीने पे उसका डिफेंस 20% से बढ़ जाएगा पर साथ ही साथ अटैक पावर 35% से गिर जाएगी। तो ये जहर एक डबल एज स्वॉर्ड होता है जो फायदा कम नुकसान ज्यादा करता है। पर अगर आपको याद हो तो अपनी हीरो की एबिलिटी उसकी बॉडी से सारा जहर निकाल फेंकती है मात्र 3 सेकंड में। इसी बात का फायदा उठाते हुए वो सांप का जहर पी लेता है, पर ठीक उसी समय मॉन्स्टर उसको ढूंढ निकालता है और उस पर हमला कर देता है। मॉन्स्टर के हमले के थोड़ी सी देर बाद 3 मिनट पूरे हो जाते हैं और मॉन्स्टर की रेज एबिलिटी खत्म हो जाती है। मतलब अब मॉन्स्टर का डैमेज पहले के मुकाबले आधा हो चुका है और वो उस हर वार का हमला महसूस कर सकता है जो अपना हीरो उस पे कर चुका है और करने वाला है। मॉन्स्टर की रेज एबिलिटी खत्म होती ही मॉन्स्टर की आंख से खून बहने लगता है जहाँ पे पहले अपने हीरो ने चक्कू घुसाया था। दर्द की वजह से मॉन्स्टर चिल्लाने लगता है और उसी मौके का फायदा उठा के अपना हीरो मॉन्स्टर पे ज्यादा से ज्यादा वार करता है। पर ये मॉन्स्टर किसी सी या डी रैंक डंजन का बॉस नहीं है, ये एस रैंक डंजन का मॉन्स्टर है। वो इतने हमलों के बाद भी अपने हीरो पे भारी पड़ता है और उसको अपने दांतों के बीच फंसा लेता है कच्चा चबाने के लिए। पर उसके दांतों के पास होती हैं उसकी आंखें जिसमें अपना हीरो बार बार चक्कू घुसाता है जब तक वो मॉन्स्टर मर नहीं जाता। मॉन्स्टर के मरने के बाद अपने हीरो की लेवल बढ़ जाती है। फुल रिकवरी रिवॉर्ड उसकी सभी चोटें ठीक कर देता है। उसको डीमन कैसल के अंदर जाने की चाबी मिल जाती है और एलेक्सर ऑफ लाइफ बनाने की रेसिपी भी। पर एलेक्सर ऑफ लाइफ बनाने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है जो तीनों उसको डीमन कैसल के अंदर मिलेंगी। अपना हीरो उस लड़ाई के बाद समझ जाता है ये कैसल अभी मेरी पहुंच के बाहर है और अभी इस कैसल के अंदर जाना वैसा ही होगा जैसे यमराज के पास खुद चल के जाना। इसलिए वो घर लौटने का डिसीजन लेता है जब तक वो और ताकतवर नहीं बन जाता। अगर आपको आज की स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलते हैं अगले एपिसोड में।